नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की जिस तरह से हत्या की गई, उसे जिस तरह से बर्बर तरीके से मौत की नींद सुलाया गया, आरोपियों ने इस फंडे को आरोपियों के यूपी पुलिस पर आजमाने की भी गुस्ताखी कर दी, जो नेपाल भागने की फिराक में थे, जबकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी। लेकिन खुद को बचाने की जुगत में कहा जा रहा है उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, और ऐसे में पुलिस भी क्या करती, तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। दोनों गुनहगार दूसरे देश में शरण लेते, इससे पहले एनकाउंटर की कार्रवाई कर दी गई। बहराइच में जिस 22 साल के नौजवान की बेरहमी से हत्या की गई, बताया जाता है कि उस पर सबसे पहले गोली चलाने वाला शख्स सरफराज ही था, यानी सरफराज मेन अक्यूज्ड है जिसका एनकाउंटर कर दिया गया। हालांकि वो घायल है, अस्पताल पहुंचाया गया है। इस घटना से जो जुड़ा वीडियो आया है, उसमें सरफराज ने ही सिर्फ राम गोपाल पर ही गोली नहीं चलाई, बल्कि उसका शव लेने पहुंचे भाई और दूसरे साथियों पर भी फायर किया। हालांकि बाकी लोग बच गए। अब जरा सोचिए इस हिमाकत को। अब इन लोगों का परिवार भी सामने आ गया है और आरोपी सरफराज की बहन ने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है। इस बीच 5 और लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए। इतना ही नहीं, इस एनकाउंटर के बाद लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश मौजूद रहे। इस पूरे एनकाउंटर का ब्यौरा सीएम योगी को भी दिया गया है। तो आज की डिबेट का सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर से पैगाम, अमन के दुश्मनों का एक ही अंजाम, घर से उठाने की थ्योरी बहाना, मुठभेड़ पर निशाना, और हिंसा के गुनहगारों का नेपाल में मददगार कौन? करेंगे इसी पर बहस। लेकिन इससे पहले आपको सियासत बताते हैं, किस तरह से सियासत हो रही है। आम लोग ये बात जानते हैं, और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, और पड़ोसी जिले का मामला है। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है, और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा? अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है, इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। यहाँ एक कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोकी जा सकती थी। किसी की जान नहीं जाती। अगर जान गई है, हम दुख बांटने से ज्यादा, जो आज सरकार भी दुख बांट रही है, सरकार को इस बात पे दुख करना चाहिए था कि घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। सर, सरफराज की बहन का कहना यह है कि कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आज एनकाउंटर दिखाया, कल गिरफ्तार। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस को बिगाड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को बेहतर करने के लिए डायल 100 से लेकर के और सुविधाएं दी। कई कार्यालय इन पुलिस के पास नहीं थे, वो कार्यालय दिए। कई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए सरकार ने। लेकिन जो पुलिस का तरीका हो गया है, जब कभी भी जांच होगी, बहुत से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल भी जाएंगे। और आपको तो वो दिन भी याद होगा जिस समय अखबार में निकला था, इसी प्रदेश के, इसी सरकार के सबसे पहले डीजीपी, उन्होंने कहा कि ये पुलिस जो आज इनकाउंटर कर रही है, कल इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देगा। जो इनकी सरकार के पहले डीजीपी हों, वो इन पर सवाल खड़ा कर रहे हों कि ये जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या हो रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लोग ये हत्याएं कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और मुझे सुनने में यहाँ तक आया है, आप बेहतर बताना इस बात को, कि जिस व्यक्ति ने पहला वीडियो वायरल किया उस प्रोसेशन का, उस पत्रकार के हाथ या पैर में बहुत चोटें आई हैं। उसमें बीजेपी के लोगों ने उसे बहुत मारा है। अगर बीजेपी के लोग पत्रकार को मार रहे हैं, या बीजेपी के लोग पत्रकार को जेल भिजवा रहे झूठे मुकदमे में, तो समझिए क्या छिपा रहे हैं। कुछ तो छिपा रहे हैं ना। अरे मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम? अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो, उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और फिर जो फेक एनकाउंटर में निकलेंगे, उनको क्या नौकरी देंगे क्या? ये 2027 में अगर आप जो समाजवादियों ने काम किए, उससे बेहतर काम करके जनता को सुविधा देने का काम करेंगे।
थी। 2027 में कानून व्यवस्था किस तरह से बदलाव ये आप मुझसे बेहतर जो पुलिस के अधिकारी खड़े हैं उनसे चुपचाप पूछ लेना, और आप नाम डिस्क्लोज मत करना, और ये पूछना कि किस सरकार में पुलिस के लिए काम अच्छे हुए। बिहार में शराबबंदी के बावजूद 32 लोग शराब पीकर तो योगी जी से क्यों नहीं पूछने जा रहे हो शराब कैसे जा रही है बिहार में? बहराइच में बलवा कर अमन में खलल डालने वाले एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार शहर को नफरत की आग में झोंकने वालों का हिसाब शुरू हो गया है। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, हिंसा फैलाने और अमन बिगाड़ने वाले दोषियों से सख्ती से निपटा जाएगा। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने वालों पर पुलिस की गोलियां अपने निशान छोड़ने लगी हैं। रामगोपाल की हत्या के आरोपी सरफराज और तालिब के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई तो दोनों अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं रहे। मुठभेड़ में दोनों को पुलिस की गोलियां लगी हैं और जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस के साथ दोनों की ये मुठभेड़ नेपाल बॉर्डर पर हांडा बसेहरी नहर के पास हुई है। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स। मैम क्या नाम है मैम? दोनों ठीक है, दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिब। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नामपारा क्षेत्र। सरफराज को रामगोपाल मिश्रा की हत्या का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सरफराज ने ही पहली गोली रामगोपाल पर चलाई थी। इसके बाद उसे घसीटकर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। इससे पहले घटना का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि आरोपी सरफराज गोलियां चला रहा। ये वीडियो उस वक्त का है जब रामगोपाल छत पर चढ़ा एक झंडे को उतार रहा था। झंडा उतार कर वो रखता ही है कि तभी एक गोली आकर उसे लग जाती है। इससे पहले रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ था कि उसे गोली के 30 से 35 छर्रे लगे थे। बहराइच में हुई हिंसा और मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद यूपी पुलिस का ये बड़ा एक्शन है, जिसकी आशंका आरोपियों के परिवार वाले भी पहले से जता रहे थे। हम निवेदन एक माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। इससे पहले जब मुख्यमंत्री से रामगोपाल का परिवार मिला था तो सीएम योगी ने इस मामले में सख्त एक्शन और परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कही थी। पुलिस एक्टिव हुई और आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई, लेकिन पकड़ पाती उससे पहले आरोपियों ने वही गलती दोहरा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब खुद की जान बचाने के लाले पड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। बहराइच एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। वो बयान हम आपको अभी सुनवा रहे थे। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि जितने भी एनकाउंटर हुए हैं सारे मर्डर हैं, फेक एनकाउंटर हैं, सारी ये एनकाउंटर जितने भी हैं वो हत्या है, ये हत्याएं ऑफिशियल हत्याएं की जा रही हैं, ये कहना है। हालांकि बहराइच वाले एनकाउंटर में जान नहीं गई है, आरोपियों की पैर में गोली लगी है, लेकिन एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं अखिलेश यादव। मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए, सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए, मुमताज आलम रिजवी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए, बिलाल खान थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे और हाजी नजीम खान प्रवक्ता पीस पार्टी भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मैं मुमताज रिजवी से ही शुरू कर रहा हूं।
लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज यूपी में नहीं किया जा सकता है, एक बार फिर से यूपी पुलिस ने इसे प्रूव किया है। रिजवी जी। नहीं, मुझे लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बार बार चैलेंज हो रहा है और ये लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है कि इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर पुलिस चाक चौबंद रहती तो वो जो हमारा नौजवान मारा गया है वो न मारा जाता। इतना सब कुछ हो गया, इतना, और जिसे आप कह रहे हैं कि झंडा निकालना, जिस तरीके से पूरी रैलिंग गिरी, सब कुछ हुआ वहां पे, वो पकड़ा भी गया, मारा भी गया, लेकिन हमारी पुलिस नदारद थी। अगर यही जो अब दिखाई जा रही तत्परता, अगर यही चीज पहले दिखाई जाती तो उस बेचारे की जान बच जाती। और ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सवाल न खड़े होते। बार बार चूक हो रही है और ये कोई एक मामला नहीं है। यूपी में आप देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है। वहां किस तरीके से कहीं रेप हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं लूट हो रही है। ये तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। भले ही आप हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, भले ही आप इसको मुसलमानों की चादर तान करके अपने गुनाहों को छुपा लीजिए, अपनी कमियों को छुपा लीजिए, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। जनता सब जानती है कि क्या हो रहा है, सब उसको पता है क्या हो रहा है और क्यों इतनी बड़ी साजिश की जा रही है। भाई चुनाव आते हैं चले जाते हैं, सरकार बनती है बिगड़ती है, ये सब चलता रहेगा, लेकिन जानों पे सियासत करना और लोगों को, आम लोगों को कि जो बदहाल है इस वक्त, बेरोजगारी से बदहाल है, वो महंगाई से बदहाल है, वो आप देख लीजिए कि जिस तरह के हालात है उससे, और यहां पे राजनीति कर रहे लोग, सियासत कर रहे लोग, ये कौन सी सियासत है? क्यों ऐसी सियासत की जा रही है? बार बार आप जो है ये कहते हो साहब बुलडोजर ये वो, इसके बावजूद क्राइम नहीं रुक रहा है। मुमताज रिजवी, अपराधियों का एनकाउंटर से सियासत कहां से आ गई? नहीं, अपराध भी तो एक मुद्दा है, जैसे महंगाई मुद्दा है, जैसे बेरोजगारी मुद्दा है, वैसे समाज में अपराध भी तो एक मुद्दा है। नहीं, अपराध है तो अपराध को पहले रोका जाए ना। जो कुछ हुआ वो अपराधी तो था, पहले क्यों नहीं रोका गया? इतने वो जवान की जान क्यों गई ये तो बताइए हमें। कहां थी पुलिस? ये कोई 1-2 मिनट का काम तो था नहीं। ये तो पूरे इसमें वक्त लगा होगा ना, जितना बड़ा कांड हुआ है, तो कहां थी इतनी देर तक पुलिस? इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं तो ये पूछ रहा हूं जी, उस नौजवान की जान बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? आप एक जर्नलिस्ट की हैसियत से बताइए, और बगैर किसी सियासत के और बगैर किसी मुफाद के बताइए कि क्या इतना सब कुछ हुआ और हमारी पुलिस एक भी नजर नहीं आ रही वहां पे? क्या उस नौजवान को चढ़ करके रोका जा सकता था? जब उस नौजवान को रोका जाता तो जो लोग उस पर हमलावर हुए बाद में उनको भी रोका जाता, उनको भी वहीं पे पकड़ा जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाद में तीर मार दिया तो क्या कर लिया आपने? सैकड़ों लोग किसी एक पर हमला कर दें, उसकी लिंचिंग करते, इसमें पुलिस कैसे रोकेगी? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, अरे कमाल हो गया। नीचे से नारेबाजी चल रही है, पत्थर चल रहा है, वो नौजवान ऊपर चढ़ गया। कहां थी पुलिस जब वो ऊपर चढ़ रहा था तो? और कहां था जब वो झंडा वहां पे जिस तरीके से वो ठीक है था? ठीक है, पुलिस अब अपनी पीठ थपथपा रही है, इससे पहले पुलिस कहां थी? सौरभ दुबे, इसके बाद भी देखिए बहुत ही जो है संवेदनशील मामला है और इस पर जो सियासत जो लोग कर रहे हैं वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना सियासत हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए एक मौत को जो है ना, एक हत्या को जायज ठहराने का काम जो है इस पैनल पर मुमताज आलम जी कर रहे हैं। झंडा गिराना ये अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है ये पुलिस तय करेगी। लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, अगर आपके कैमरा मैन क्लोज करके इसको दिखाएं तो बढ़िया। देखिए ये उसी दिन की रैली का जो है, उसी दिन जो यात्रा निकल रही थी उस दिन का वीडियो है। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर बकायदे भगवा जो झंडा है उसको छीन करके फाड़ा गया और फेंका गया मस्जिद के ठीक सामने। उसके बाद 2 लोगों ने लगातार जो है यहाँ पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया। ये वीडियो के अंदर साफ साफ है, आप बोलेंगे आपको भेज दूंगा। नहीं, ये वीडियो वही का है, ये कैसे प्रूव होगा? ये वही का तमाम मीडिया चैनल पर भी आ गया है, सत्यापित हो गया है। ऐसी कोई चीज मैं आपको चैनल पे नहीं दिखाऊंगा। आप कह रहे पहले भगवा झंडा फाड़ा गया, भगवा झंडा वहां पर बकायदे फाड़ा गया। इस वीडियो में देख लीजिए आप, फाड़ करके मस्जिद के सामने वो वापस डंडा और भगवा उनके ऊपर फेंका गया। फिर बकायदे 2 आदमी साथ में खड़े थे जिन्होंने पत्थर लेकर के पथराव का काम शुरू किया। तो पुलिस कहां थी? अब पुलिस थी वहां नीचे, पुलिस वाले नीचे थे, पुलिस वालों ने शांत कराया। वहां
वहां पर पुलिस वाले भी हैं जो पकड़ करके शांत कराने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो भीड़ अंदर घरों के अंदर से निकल के आ रही है। पत्थर घरों के अंदर पता नहीं पहले कहां से रखे हुए थे जो पत्थर चलाए जा रहे हैं। देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ठीक है, कानून व्यवस्था अपना काम कर रहा है, लेकिन आप कहेंगे कि हर घर के अंदर पुलिस वाला पहुंच जाए, ये तो संभव नहीं है ना। ये जो घटना घटी है, ये अपराध की घटना, ये हत्या करने की घटना, ये घर के अंदर घटी है बाकायदे। जो है, मैं कह रहा हूं, अगर किसी ने झंडा गिराया तो वो अपराध तय करने दीजिए। आप पुलिस प्रशासन के पास आप वीडियो बना लिए थे, बहुत अच्छी बात थी, वीडियो बन गई थी, उसको जाना चाहिए था पुलिस प्रशासन, या 100 नंबर पे फोन कर देते। भाई, पुलिस को आने में कितना समय लगता है? कानून हाथ में क्यों लिया? हत्या क्यों की? हत्या क्यों की? पेचकस से क्यों मारा? नाखून क्यों उखाड़े? ये हैवानियत क्यों? इस हैवानियत की जो इस्लाम समाज में क्या कोई जगह है? यही मुमताज आलम जी को ऐसे हैवान लोगों की, ऐसी हैवानियत की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। सिर्फ यही आपके मुंह से सुनना है, इसी का आपको विरोध करना है, इसका समर्थन कर रहे हैं आप। मुमताज भाई, ये देश रहेगा, हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए, इस देश के अंदर भाईचारा रहना चाहिए, लेकिन लगातार भाईचारा ऐसे नहीं बन पाएगा कि आप लोग सरेआम हिंदुओं की हत्या करते रहे, हम आपको भाई बनाते रहे, आप चारा बनाते रहे। ठीक है बिलाल खान, मुमताज रिजवी, मैं आ रहा हूं। बिलाल खान, देखिए, ये जो घटना है, जिस तरीके से इनकाउंटर किया गया है, हम तो यही सवाल करेंगे तो लगातार देश के अंदर जो अपराधी हैं, किस तरीके से उनको संरक्षण मिलता है, और जो वहां पुलिस की लापरवाही रही है उस पर तो सवाल नहीं करेंगे, उसको हटाने के लिए वाहवाही करने के लिए इनकाउंटर कर देते। लेकिन कुछ गुंडों को, जो बदमाश हैं, आज पूरे देश के सुपरस्टारों को धमकियां दे रहे हैं और वहां लीडरों को, मिनिस्टरों को मारा जा रहा है सरेआम, उसको तो दामाद बना के रखेंगे जेलों में। ऐसे लोगों का इनकाउंटर नहीं करेंगे, उनके जो गुर्गे घूम रहे हैं उनका इनकाउंटर नहीं होगा, उनको बिल्कुल प्यार से पकड़ा जाएगा। और अंदर चाहे जहां जहां बीजेपी की सरकार है लगातार, वहां पे देख लीजिए महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, जो 3 शूटर थे तो उनको पकड़ के वहीं इनकाउंटर करना चाहिए था। जब इतने बड़े लीडर को मार दिया गया था तो उनको किस तरीके से पकड़ा गया, ये बताइए। यही तो है राजनीति, किस तरीके से आपको लाभ उठाना। 10 सीटों पे इलेक्शन आने वाला, यहाँ इनकाउंटर करके और एक बार दिखा दो कि वाहवाही लूट लो और इलेक्शन में राजनीति कर लो। बहराइच पर बोलिए बिलाल भाई, बहराइच पर, बम्बई का मुद्दा नहीं है, बहराइच का मुद्दा है। बोल रहा हूँ, बहराइच पे ये बोल रहा हूँ कि वहाँ आपने वीडियो जो देखी थी, वो आपने दाऊद के गुर्गे और गुंडे नहीं दिखाई देते थे आपको? हमारे घर पर घुसेगा दाऊद के गुर्गे और गुंडे जो पूरे हिंदुस्तान में अत्याचार कर रहे थे, वो दाऊद के गुर्गे और गुंडे नहीं दिखाई दे रहे थे आपको? आप चाहते हैं कि एक आदमी ने फेसबुक पर जो है कुछ लिखा और उसके लिए जिम्मेदार जो है तुरंत से किसी को ठहरा दिया जाए? जांच होने दीजिए। अगर वो लॉरेंस बिश्नोई तो ऑलरेडी जेल के अंदर है ना भाई, वो जेल के अंदर है ना कानूनन रूप से, वो अपराध किया है तभी तो जेल के अंदर है, या कसाब की तरह पूरा करने दीजिए बिलाल खान को, पूरा करने। बिलाल खान, मुझे वहाँ की शायद आपको घटना नहीं पता है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन, जब वहाँ एक डीजे पे गाने चलाए जा रहे थे जिनके बोल ऐसे थे जो मुसलमानों को ठेस पहुंचा। कहाँ थे? रिकॉर्डिंग सुनाइए। नहीं थे, झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ बोल रहे हैं आप। सुनाइए आप वो वीडियो, सुनाइए। उस वीडियो में भजन चल रहा था? नहीं था, मैंने पूरा देखा है, जांचा है, परखा है। आप दिखाइए उसको, लाइए यहाँ पर, कोई होगा सबूत? अगर सबूत है तो बोलिए। अगर भगवान श्री राम का नाम लेना यात्रा में, हनुमान जी का नाम लेना, अगर आप लोगों के लिए अपराध हो रहा है तो बात अलग है, उसको आपको गाली लग रही है। मैंने पूरी वीडियो की पूरी वहां पर जो बज रहा था साउंड पूरा सुना है। लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। अरे अब लॉरेंस बिश्नोई कहाँ गया उसमें? लॉरेंस बिश्नोई ऑलरेडी जेल के अंदर है मेरे मित्र, लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है। अभी देखिए, मैंने इनसे बोला कि वीडियो है कोई, लॉरेंस बिश्नोई पे। यही मैं कह रहा हूँ, इन लोगों के पास बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी सूर्य मैथिल के पास जा रहा हूँ, उसके बाद नाजिम खान भी जुड़ गए। हर लोगों का इनकाउंटर करेंगे। बिलाल खान, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, यहाँ विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ था, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। सूर्य मैथिल के पास जा रहा हूँ। सूर्य मैथिल जी, धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। अब देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से चूड़ियां तोड़ी जा रही हैं एक अपराधी, एक दंगाइयों के एनकाउंटर के ऊपर, यही दिखाता है कि आखिर डीएनए क्या है और मानसिकता क्या है। आप देखिए, ये वही लोग हैं जो कि आतंकवादियों के लिए छातियां पीटते हैं। इन लोगों के लिए बुरहान वानी जो है वो भटका हुआ नौजवान है, इनके लिए लादेन जो है लादेन चाहिए, अल जवेरी चाहिए। और ये देश के अंदर हर दंगाई जो है उसका सपोर्ट करने के लिए ये सारी जमात खड़ी हो जाती है। मैं आपसे पूछता हूं विवेक शांडिल्य जी, मुझे यह बताइए, यदि झंडे के लिए ही तकरार हो रही थी
तो यह देश संविधान से चलेगा या इन लोगों की किताब से चलेगा, पहले तो यह तय हो जाना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं भैया कि क्या संविधान के किसी आर्टिकल के अंदर हिंदू इलाका या मुस्लिम इलाका है क्या? ये बताइए। देश संविधान से चलेगा तो किसी धर्म के अपमान की इजाजत भी तो संविधान ही नहीं देता है। या संविधान में कहीं लिखा है कि किसी भी धर्म का अपमान कर दो? अच्छा तो विवेक जी, संविधान में कहां लिखा है कि अगर अपमान कर दिया तो जाओ और उसको गोली मार दो, उसके नखून निकाल लो, उसके अंदर जो है वो सुएं घुसेड़ दो, गोलियां मार दो, उसकी आंखें फोड़ दो? कहां लिखा है जरा बताइए आप मुझे। ये क्यों हुआ ये पूछना चाहता हूं मैं। ये पूछना चाहता हूं संविधान के किस आर्टिकल में हिंदू संवेदनशील इलाका लिखा हुआ है? इस देश के अंदर क्या कहीं पे बांग्लादेश और पाकिस्तान का बॉर्डर बीच में से निकलता है जहां पर इस देश का संविधान लागू नहीं होता? ये बताइए ना मुझको। उनको अधिकार किसने दिया कि वो जाके उस मिश्रा जी के अंगूर नखून निकाल ले, उनको गोलियां मार दे, उनका गला रेत दे, उनके चीते में वो सुआ घुसेड़ दे? आज यदि पुलिस ने ऐसे दुर्दांत दंगाई आतंकियों का एनकाउंटर किया है तो यह सभी भारतवासियों के लिए गर्व का विषय होना चाहिए। एक भी दंगाई बचना नहीं चाहिए। जो इस देश का कानून तोड़ेगा उसके सर के अंदर गोली पड़ेगी। यही बाबा का कानून है और यह होना चाहिए। अभी तो बुलडोजर भी चलना चाहिए, अभी उनके घर को नेस्तनाबूद करना चाहिए। ऐसा कोई भी दंगाई जुर्रत ना करे देश के संविधान कोर्ट कचहरी बंद कर दें सब। बताइए। कोर्ट कचहरी बंद कर दें। अच्छा तो एक काम करते हैं, जो दंगा करेगा, जो हत्याएं करेगा, उसको जाके जिस प्रकार सपा का शासन था गले में मालाएं डालेंगे, लखनऊ बुलाएंगे, महिमा मंडन करेंगे और हिंदुओं की हत्याएं करते रहेंगे। अरे कब तक करवाएंगे हिंदुओं की हत्याएं? ये तो बताइए किस आधार पर यहाँ पर ये सब कार्य ये कर रहे हैं? किस अधिकार से? दंगाइयों का एनकाउंटर होकर रहेगा ये आप कह रहे हैं? प्रॉपर्टी कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं बुलडोजर भी चलना चाहिए। नाजिम खान के पास जा रहा हूं। नाजिम खान अगर हमारे साथ जुड़े हुए तो नाजिम खान, अगर अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है तो क्या इस पर सवाल उठाया जाना चाहिए? कानून अपना काम कर रहा है। हाँ विवेक भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क संविधान से चलता है। और देखिए अभी एक सूर्य मैथिल जी ने किस तरीके की बात कही कि देखिए संविधान को छोड़ गए, अपने जो किताब है उसको लागू कर रहे हैं, उसके कानून को। मैं ये कहता हूँ आपने टोक दिया, अच्छा किया, वरना तो फिर मुझे इन्हें टोकना पड़ता। तो देखिए मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि जिस तरीके की घटना बहराइच के अंदर घटी गई, हम लोगों को बड़ा दुख है। देखिए हम हिंसा का कभी भी समर्थन नहीं करते, हम अहिंसावादी है विवेक भाई। हम ये कहते हैं कि जिस तरीके का माहौल बहराइच के अंदर बना, तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि बहराइच के अंदर सभी से शांति की अपील करते हैं और अफवाहों पे ध्यान न दें, क्योंकि ये बहराइच आप सभी का है और इस बहराइच को आप सभी को संभालना है। और रही बात विवेक भाई ये कि अभी ये कह रहे थे कि वहां पर किसी ने भी डीजे में कोई भी ऐसा गाना नहीं बजाया, वहां तो सिर्फ एक धार्मिक नारा लगाया जा रहा था। सौरभ भाई झूठ बोल रहे हैं। अगर आप वीडियो फुटेज देखेंगे मैं आपको सेंड कर दूंगा, बहुत वायरल वीडियो हो रही है। लेकिन वीडियो का मतलब ये नहीं है कि देश के अंदर क्या चल रहा है। हम लोगों की बेटे की जिम्मेदारी बनती है। अरे सुन लीजिए मैथिल जी, हाजिम नाजिम बोलने लगता तो भाई आपके पेट में कौन सा दर्द होने लगता है? अरे सुन, प्लीज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब से इलाज करवा लीजिए, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ सुन लीजिए विवेक भाई, अब मैं ये कहता हूँ कि अभी ये कहते हैं ना दंगाई करने वालों का एनकाउंटर हो जाना चाहिए। अब वहां पर दंगाई कौन थी सबने देखा, लाठी डंडे ले लेकर बहराइच के अंदर पुलिस प्रशासन चल रहा था, तो सब यात्रा के दौरान कौन लेकर चल रहा था डंडे? बिल्कुल मैथिल जी, कहिए उन दंगाइयों का एनकाउंटर होना चाहिए जिन्होंने मुसलमानों की दुकानें लूटी है, दुकानों में आग लगाई है। अरे सुन लीजिए, दुकानों में आग लगाई है, होना चाहिए एनकाउंटर। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। बंद कर दीजिए, अरे नफरत का माहौल पैदा करने की। मैं तो ये कहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर हम लोग मोहब्बत बांटते हैं। सुन लीजिए, हम लोग मोहब्बत बांटते हैं और ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर सभी को अधिकार है जीने का। हम किसी की हत्या का समर्थन नहीं करते। हम सुन लीजिए, हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करते हैं जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। भाई साहब एक एक करके एक एक करके मैं आ रहा हूँ आपके पास। मुमताज आलम रिजवी के पास जाऊं उससे पहले नाजिम खान वाला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने दुकानें जलाई, गाड़ियां जलाई, जिन लोगों ने दंगा किया, बलवा किया, क्या उनका भी एनकाउंटर होगा?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता, लोग जानते भी हैं, मैं दोबारा से बता रहा हूं इस बात को कि देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से एक दंगों का राज्य उत्तर प्रदेश को बनाया गया, 2017 के बाद से क्या एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला? क्या योगी आदित्यनाथ की लाख बुराइयां आप निकालिए, लाख कमियां मैं निकालिए, आप उनके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन क्या आप इस चीज की प्रशंसा नहीं करेंगे कि उनके प्रशासन में कोई भी ऐसा एक भी जगह नहीं है जहां पर दंगा फैलाने का काम हुआ हो या दंगा होने दिया गया हो? आप भले उनको सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, हाजी नाजिम जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बड़ी एक प्यारा सा संदेश दे रहा हूं, आपको नहीं पच रहा है, सुन लीजिए ना, एक अच्छी बात कह रहा हूं, एक कानून की बात कह रहा हूं, आपकी कोई खिलाफत नहीं कर रहा हूं, सुन लीजिए, एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहा हूं, सुन लीजिए, अभी सुन लो हाजी नाजिम भाई, ऐसे भी आप गाड़ी में चल रहा हूं, मैं अगर बोलने लगूंगा तो आप एक बार भी नहीं बोल पाओगे डिबेट में, इसलिए आप शांत होकर सुनो, गाड़ी की सैर का आनंद लीजिए और सुनिए, और हो सके तो बहराइच चले जाना अपने भाइयों को समझाने के लिए, यही गाड़ी अगर आपकी जा रही है तो गाड़ी के बोलिए ड्राइवर को जो है कि वो बहराइच लेके जाए आपको, और जरा वहां जो कट्टरता फैलाने वाले लोग हैं, जो हिंदुओं की निर्मम हत्या करने वाले लोग हैं, उन लोगों से विनम्र निवेदन करिए वहां पर कि कम से कम जो है ऐसा माहौल बनाने की कोशिश ना करें। देखिए, इन्होंने कहा इनके पास सबूत है, बज रहा है, मेरे पास एक सबूत था, मैंने दिखा दिया, मैंने चैलेंज किया, 15 मिनट हो गए उस चैलेंज के, ना ही तो मुमताज भाई के पास कोई वीडियो होगी, ना इनके पास कोई वीडियो है, कह रहा वायरल भी हो रही है, अगर वायरल हो रही है दिखाइए वो वीडियो कहाँ है, वो गाना कहाँ है। देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा, हिंदू जो है कभी भी दंगाई नहीं होता है, कट्टर हिंदुत्व की बात भी होती है तो वो आत्मरक्षा के लिए भी हथियार उठाने में 10 बार सोचता है, और यही कारण है कि आज हमारे को अपने को भगवान नहीं मैं आप तो मेरे सवाल से थोड़ा सा भटक गए। मैंने पूछा कि बहराइच में आगजनी करने वाले कई और लोग थे, तो क्या सबका इनकाउंटर होगा? देखिए, इनकाउंटर का कारण होता है, इनकाउंटर ऐसे नहीं किया जाता, इनकाउंटर का कारण होता है, वो जो व्यक्ति भाग रहे थे, जो नेपाल की सीमा पर भागने वाले थे, जो लोग पुलिस वालों पर पलट के गोलियां चलाने जा रहे थे, इनकाउंटर पुलिस उनका करती है, पुलिस को कोई शौक नहीं है इनकाउंटर करके अपनी वर्दी पे जो है वो जो है बदनुमा दाग लगाने का, उनको कोई ये नहीं, उनको पता है आपको एक इनकाउंटर करने के बाद पुलिस वालों की कितनी इंक्वायरी होती है, कब तक जांच चलती है, उनके पूरे परिवार को जो है कितनी प्रताड़ित किया जाता है। ये कहना बहुत आसान है इनकाउंटर, लेकिन एक बात समझिए आप, अगर अपराध करेगा कोई, अपराधी होगा, और इस तरह की निर्मम हत्याएं किसी भी समाज के लिए कितनी घातक है, अगर कोई पेचकस से मारेगा, कोई गोलियों से मारेगा, नाखून निकालेगा, ऐसे अपराधी को आप क्या, आप हिंदुस्तान में पहले बाकी देशों के अंदर आप जाइए ना, बाकी देशों में चौराहे पर फांसी लगा के लटका दिया जाता है, आखिर ये सारी जो आवाजें हैं मुसलमानों की, ये हिंदुस्तान में क्यों निकलती हैं, बाहर के देशों में क्यों नहीं निकलती आपकी? अमेरिका में, चाइना में, ब्रिटेन में आप शांत पड़ जाते हैं वहां, क्योंकि वहां का कानून क्या है, वहां पे चौराहे पे लटका दिया जाता है आप लोग को। मुमताज रिजवी एक भाई इनको बता दीजिए, ये मुल्क संविधान से चलता है। गाड़ी मोड़ लो, ड्राइवर को बोलो जरा बहराइच जाए, हम संविधान से ही चलते हैं, हमें मत समझाओ, शरिया कानून से ही मना कर रहा हूं मैं, हम संविधान से ही एक करके मुमताज रिजवी, एक करके नासिम, एक करके मैं मुमताज रिजवी के पास जा रहा हूँ। मुमताज रिजवी, नहीं, मैं तो सुन रहा हूं और मेरे सवालों का जवाब किसी ने नहीं दिया, और मुझे नहीं लग रहा है कि इनके पास इस सवाल का जवाब है, क्योंकि ये तो भक्त है ना, भक्ति में लीन है बिल्कुल से, इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, स्याह सफेद, ऊंच नीच, कमी खामी कुछ भी इनको नहीं नजर आ रहा है, हालांकि मिलेगा कुछ भी नहीं, इनको कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे सिवाय बर्बादी के। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ, ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं, और ये गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है, भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं देंगे कि इतना कांड हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, ये बाद में जो पुलिस नजर आई, पहले पुलिस क्यों नहीं नजर आई? पुलिस यात्रा में भी थी, आप लोग पुलिस वालों, आपके यहाँ पर एक आप पता है पुलिस वालों को मारने की, पता है कि नहीं पता? फायदा नहीं उठाइए दुबे, स्टूडियो को फायदा नहीं उठाइए, वरना मैं भी स्टूडियो आऊंगा, फिर आइए स्टूडियो, फायदा मत उठाइए, आप भी गाड़ी में बैठ के स्टूडियो आ जाइए महाराज, दो तो गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं। सौरभ सुन लो, बहुत सीरियस मैं सवाल कर रहा हूं। बोलिए दुबे साहब, देखिए ऐसा है, सीरियस नहीं हो रहा है ना, इसलिए मुझे लगा नहीं मैं सीरियस हो रहा हूं, नहीं मैं थोड़ा सा गंभीर होइए, शेरो शायरी से बाहर सीरियस हूं, खुदा की कसम मैं सीरियस हूं,
उस नौजवान को लेकर, खुदा की कसम, शेरो शायरी से बाहर आइए, उस मुद्दे पे नौजवान आइए। को लेकर के सीरियस हूं, बहन और बीवी को लेकर के सीरियस हूं, खुदा की कसम मैं कह रहा हूं, बात मानो मेरी। आप दिल पे हाथ रख के सौरभ तुम्हें बताओ कि अगर पुलिस प्रोटेक्शन करती वहां पे, पुलिस अगर वहां पे तत्परता दिखाती, मुझे ये तो बताओ, ये पुलिस की निर्मल हत्या हुई है, मैं खुद कह रहा हूं। किसने किया जांच का विषय, सब जांच में निकल के आएगा। लेकिन मैं कह शोभा रहा हूं, यात्रा के लिए, हर विसर्जन के लिए, हर भाजपा हिंदू के त्योहार के अंदर हमें पुलिस बंदोबस्त लगवाना पड़ता है। ये लोग अपनी सीरियसली बात कर रहा हूँ, इकट्ठे कर लेते हैं, बंदूकें हाँ सुन लो पहले। और जैसे तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, विवेक जी सुन लीजिए, और जो लोग सुन रहे हैं वो सुन लीजिए। चुप रहिए भाई, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, सुरमैथिल जी इसके बाद आ रहा हूं मैं एक एक करके मैं आ रहा हूं, इसके बाद आपकी बात। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं वाकई बहुत दुखी हूँ, और मैं नहीं चाहता कि हमारा भारत देश जो महान होने की दिशा में बढ़ रहा है, और ये सही बात है कि यूपी सरकार में अखिलेश हुकूमत जैसे दंगे नहीं हुए। अखिलेश हुकूमत में 600 दंगे हुए, अखिलेश हुकूमत में मुजफ्फरनगर जैसे दंगे हुए कि जहां से 50,000 मुसलमानों, देखिए बात जो सुरमैथिल जी, लेकिन एक मिनट विवेक जी, जरा से बात मुकम्मल हो जाने दिया कीजिए, पूरा कीजिए, ताकि जो सुन रहे हैं उनको। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये बात मानता हूं, मैं ये भी मानता हूं कि यही पुलिस है योगी जी की जो बुलंदशहर में दंगा फैलाने वालों को, जिन्होंने मूर्तियां तोड़ी थी, पकड़े गए हिंदू निकले 5 नौजवान, यही वो योगी की पुलिस है जिसने तत्परता दिखाई कश्मीरी मोहल्ला। एक दो बुनियादी सवाल जी, नहीं आप सवाल उठाइए, कोई बात नहीं उसमें, लेकिन मैं चाहते थे, ठीक है, इसलिए ठीक है आपको जी, मैं एक दो बुनियादी, मुमताज रिजवी, एक दो बुनियादी सवाल पूछता हूं, एक दो बुनियादी सवाल पूछता हूं जी, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंस होती है, यानी कि मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है, वो इलाका सेंसिटिव क्यों हो जाता है, पहला। दूसरा, उस इलाके से निकलने के लिए पुलिस बंदोबस्त या फिर पुलिस को एप्लीकेशन देकर इत्तला क्यों देनी पड़ती है, दूसरा। तीसरा, हर धार्मिक यात्रा को पुलिस प्रोटेक्शन क्यों चाहिए, यह मुस्लिम समाज आ गया कि क्यों नहीं कहता कि हमारे इलाके से यात्रा निकले कोई दिक्कत नहीं है, इसकी सुरक्षा का ख्याल हम रखेंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि मुस्लिम जो बहुल एरिया है वही जो है सेंसिटिव होता है, बिल्कुल गलत है। जहां हिंदू बहुल एरिया होता है उसको भी अगर वहां 2, 4, 10 मुस्लिम या सिख है या कुछ है, उसको भी जो है ये सेंसिटिव एरिया करा दिया जाता है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, कल एक हमारे पूर्व डीजीपी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने इसके बारे में बड़ी तफसील से बात की है। तो जहां सिख डोमिनेटेड एरिया होता है, जहां सिख, और ये दिल्ली में भी, इसलिए ये सिर्फ कह देना कि जो मुस्लिम एरिया है, ठीक है, बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले सुरमैथिल कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद बिलाल खान आपके पास आ रहा हूं। सुरमैथिल, धन्यवाद। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं मुमताज आलम रिजवी से कि पहले जरा इतिहास को टटोल लेना। इस देश का विभाजन जो हुआ था हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था, उसके बाद इस देश में 10% मुसलमानों को हम लोगों ने जगह दी थी, छत दी थी, और आज वो अगर आप लोगों की हुकूमत बनती, अगर पाकिस्तान के अंदर तो पता नहीं क्या करते हैं। बांग्लादेश के कानून बना, ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये तो सरदार पटेल थे, ये तो मौलाना आजाद थे। आज जैसे अगर जाहिल लोग बन जाते तो पता नहीं क्या होता, पता नहीं क्या होता। अरे ये तो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने संविधान को समझा और दुनिया में भारत का नाम बनाया। आज बताइए पाकिस्तान की क्या हैसियत है? 2 कौड़ी का पाकिस्तान हो गया। बांग्लादेश की क्या हैसियत है? 2 कौड़ी का बांग्लादेश हो गया। हाँ, अफगानिस्तान की क्या हैसियत है? हर दिन अमेरिका कब्जा करता है। ये तो हम लोगों को देखिए लाइन से डिविएट नहीं होना चाहिए, देखिए लाइन से डिविएट नहीं होना चाहिए। अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है तो किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी एनकाउंटर होते हैं सबकी न्यायिक जांच कराई जाती है। एक भी एनकाउंटर ऐसा नहीं होता है जिसकी न्यायिक जांच नहीं होती है। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि भाई एनकाउंटर में क्या तकलीफ है? भाई बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं जी। एक मिनट, मैं कह रहा हूं मुझे कोई तकलीफ नहीं है जी, मैं कह रहा हूं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि जो तत्परता पुलिस अब दिखा रही है जी, ठीक है, आखिर ये पहले दिखाना चाहिए था। ठीक है, मैं जवाब लूंगा। बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं। बिलाल खान आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं। ऐसे इनकाउंटर होंगे, हर एक दंगाई का इनकाउंटर होगा।
जिसके साथ इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, इन्होंने उसको, लेकिन जब उनको मानसिकता नजर नहीं आती, अभी यहाँ पे इनको अरे भैया मतलब कहाँ चले जाते हैं, लेकिन हम अपराधियों का कभी भी सरकार एक सेकंड बात तो आने दीजिए, बात तो आने दीजिए। दुबे जी आप भी तो सुनिए, आप भी तो यहाँ से पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं, आपको सच्चाई की बात करनी नहीं आती, आप इधर उधर घुमाने का काम करते हैं, लेकिन आपको सूर्य मैथिल जी एक सेकंड, बिलाल खान सौरभ दुबे को स्क्रीन पर लीजिएगा। सूर्य मैथिल जी आ रहा है, एक सेकंड। किस पे चल रहा है आजकल, और लेकिन नहीं करेंगे, इनको सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर जो है, बुलडोजर चलाना है, एनकाउंटर करते हैं, एक ही कम्युनिटी के लोग दिखते हैं, बाकी इनको कुछ नजर नहीं आता, इनको राजनीति करनी है, हम यही कहेंगे। अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी लगातार आसाम के अंदर चाहे यहाँ हो, एक एक करके सूर्य मैथिल जी वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक एक करके सर, सूर्य मैथिल जी एक एक करके। बिलाल खान सौरभ दुबे को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज, बिलाल खान की बात पूरी होनी चाहिए। बिलाल खान आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक कर आ रही है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए विवेक भाई, मैं ये कहूंगा कि जो ये यहाँ पर बैठ के चिल्ला रहे हैं कि ऐसे हो गया वैसे, लेकिन जब और जो गुंडे होते हैं, बदमाश हो जाए, जो लगातार मासूमों के कत्ल कर रहे हैं, और जिस तरीके से आपने देखा होगा जब ये बाहर निकल कर आते हैं, बेटियों का बलात्कार करते हैं, इनका स्वागत करते हैं, चाहे वो बिल्किस बानो का केस हो, चाहे वो आपने पता होगा सोशल, जिस तरीके से इन्होंने एक है हमारे बहुत बड़े स्कॉलर ने उनका मर्डर करा था, उसका स्वागत किया 25 साल बाद। तो ये तो इनकी मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए इनका स्वागत करते हैं, तो इनको बढ़ावा कौन दे रहा है? इनका एनकाउंटर नहीं होगा, लेकिन एनकाउंटर जो होगा एक कम्युनिटी के लोगों का होगा, न इस पर कोई जांच होगी, क्या हुआ था क्या हुआ, एनकाउंटर करके अपनी वावा लूट लो, बिल्डोजर चलवा दो और ये कर दो, यही तो इनकी सोच है। कहीं भी आपने देखा होगा जो 80-20 की बात करने वाले, शमशान कब्रिस्तान की बांटने की बात करने वाले, नहीं वो आप देखिए, आप पॉलिटिकल लाइन ले रहे हैं, उससे मुझे कोई एतराज नहीं, आप पॉलिटिकल लाइन लीजिए, लेकिन इस एनकाउंटर पर भी तो कुछ कहिए। ये जो 2 आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, मैं सौरभ दुबे आपसे सवाल लेता हूं। बिलाल खान कह रहे हैं कि भाई ये पूरा मामला ही पॉलिटिक्स से प्रेरित है। देखिए सबसे पहले बस मैं एक लाइन जो है, जो इन्होंने पीडीपी वाली बार बार बात करते हैं, मैं बार बार कहता हूं, कश्मीर में उस समय किसी को पूर्ण बहुमत नहीं था, वहां पर कश्मीर के लिए, कश्मीर की जनता पर एक्स्ट्रा खर्चे का बोझ ना आए, इसलिए एक सरकार बनाने का प्रयास किया गया था। उसके कुछ आपस में जो है समझौता हुआ था, वो बात खत्म हो गई। अब आ जाइए आज के मुद्दे पे। देखिए निश्चित रूप से जब कोई भी रैली निकल रही हो, कोई भी यात्रा निकल रही हो, उसको प्रशासनिक व्यवस्था से, प्रशासन से जो है अप्रूवल लेना ही पड़ता है, और जब प्रशासन अप्रूवल देता है तो साथ में कुछ पुलिस वाले हर एक प्रत्येक यात्रा में होते हैं, चाहे वो हिंदू की यात्रा हो चाहे वो मुसलमानों की यात्रा हो। ये एक नियम कायदा कानून है जो सबको फॉलो करना पड़ेगा, जिसका पालन करना पड़ेगा, और वो सही भी है। देखिए लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझिए गंभीरता से आप, कि देखिए अगर मैं कह रहा हूं, आप हमारे यहाँ कोई भी ऐसा हिंदू धर्मगुरु जिसने कभी बोला हो कि भैया मुसलमानों को निकाल करके पीट दो, तब तक मारो जब तक उसकी मौत ना हो जाए, वो मर नहीं जाता तब तक उसको मारते रहो, क्या ऐसा किसी हिंदू का बयान आपने किसी संत का, किसी बड़े नेता का सुना? कभी नहीं सुना होगा। और अगर कभी भी कोई बोलेगा तो भी ये नहीं बोलेगा कि उसको निकाल के जान से मार दो, यही बोलेगा आत्मरक्षा करो अपनी। लेकिन यहां पर तो खुलेआम बयान दिया गया, यहां पर अभी 10 दिन पहले ही एक बयान दिया गया कि भीड़ में से एक आदमी को पकड़ लो, उसको तब तक मारो जब तक वो मर न जाए। तो इस तरह की जो बयानबाजी होती है, ये जो मुस्लिम जो इनके भटके हुए युवा हैं, क्या वो इनको इस तरफ नहीं ले जाती? जो घटना ये हुई है, क्या उसके लिए उसको जिम्मेदार न ठहराया जाए? देखिए पुलिस वाले हैं, प्रशासन है, मुमताज भाई बार बार कह रहे हैं कि मुझे जवाब नहीं मिला प्रशासन का। पुलिस वाले थे वहां पर भाई, मैंने आपको जवाब दे दिया, प्रशासन था, लेकिन हर एक के घर के अंदर घुस करके नहीं देखा जा रहा कि घर के अंदर आप क्या कर रहे हो। उसको छत से नीचे घर के अंदर लेके आए, घर पर उसके साथ ये घटना की गई। अब वहां पर पुलिस वाले घर के अंदर मौजूद नहीं थे ना, तभी तो ये घटना घट गई। अगर पुलिस वाले होते तो नहीं होती। उसके पहले भी तमाम चीजें हुई, धक्का मुक्की, जहां पर पुलिस शांत कराने का काम कर रही है। देखिए पुलिस को दोषी ठहरा देना बड़ा आसान होता है, चाहे किसी का भी हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन ये जिम्मेदारी लेने से हर एक व्यक्ति बचता है कि हमारे मौलाना, हमारे धर्मगुरु, क्या आप लोगों ने कभी भी आज तक ऐसी घटनाओं पे एक बार भी इनके मौलानाओं ने बैठक की, एक बार भी ये फतवा जारी किया उस व्यक्ति के खिलाफ? आप जिस मौलाना की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? देखिए जिस मौलाना की हम बात कर रहे हैं आपको, हाँ, उस पर जो है आपराधिक मुकदमे, सुन लीजिए, वहां पर एफआईआर दर्ज हो गई है उनके नाम पर, और बाकायदे उन पर जो है कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कहां पर एफआईआर दर्ज हो गई है? उनकी जो है बाकायदे थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई थी, जहां तक मुझे जानकारी है। बहराइच की घटना के बाद? बहराइच की घटना के पहले, जब वो उन्होंने ऐसा बयान दिया था तब की बात है। लेकिन तो उसके बाद बहराइच से अगर कनेक्शन जोड़ रहे हैं
तो मुझे बताइए ना कि बहराइच मामले में उनकी भूमिका क्यों नहीं, अब सुन तो क्यों लीजिए, क्यों नहीं तय की सुन जा तो रही? लीजिए, बहराइच में उनकी भूमिका तय की जाएगी। मैं कब की आपको जाएगी? आश्वासन देता हूं कि उनकी भूमिका भी तय की जाएगी। सबसे पहले जो अपराधी है उनको पकड़ने का काम, उनको दंड देने का न्यायालय के माध्यम से। मैं तो बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप किसी को भी खून खराबा करिए, ये चीज करिए, लेकिन बार बार मैं एक निवेदन करता हूं, यहाँ पर मुमताज भाई की बातों से ये दो मौलाना सहमत नहीं है। आप समझिए, मुमताज भाई अगर कोई अच्छी बात कहना चाहे तो ये हाजी नाजिम जो है बीच में खड़े हो जाएंगे, ये दूसरे मौलाना खड़े हो जाएंगे, ये कहेंगे कि नहीं ऐसा होता था तो हम ऐसा करेंगे। ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान में, ये नहीं चलेगा, शरिया कानून नहीं चलेगा। आप समझ लीजिए इस बात को। तो वो भी तो कह रहे हैं संविधान से चलेगा देश। वो नहीं मानते, नहीं है ना, वो सिर्फ कह रहे हैं, मानते नहीं है संविधान को। तो आप किसी के दिल में उतर के थोड़ी देख लीजिए। नहीं, दिल में नहीं, कानूनन रूप से मनवाया जाएगा ना। कानूनन वो रूप से 3 तलाक को नहीं मानते। हाजी नाजिम खान एक सेकंड कहा, दूसरे टॉपिक। अरे तो भाई अब बता रहा हूँ आपको, संविधान नहीं मानते। नाजिम खान, इस तरीके के। हाँ विवेक भाई, मैं कहता हूँ ये मुल्क संविधान से चलता है, फतवा से नहीं चलता। ये बार बार फतवे की बात लाकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं। हम ये कहते हैं हिंदुओं के खिलाफ फतवा देने में तब आपको नहीं दिखाई देता। जैसे ही मैंने बोला उस अपराधी के खिलाफ फतवा निकाला जाए तो आप कह रहे हैं संविधान। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। एक सेकंड मुल्क के अंदर जो है ना, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा बना रहना चाहिए। इस तरीके की नफरती बयान बातें मत कीजिए। बना हुआ है, हिंदू भाईचारा अपना रहा, तभी व्यवस्था चल रही है। हमारे भी मामले हो जाती है हमारे भाइयों के, लेकिन हम कानून का सहारा लेते, किसी की दुकानों में आग नहीं लगाते, उपद्रव भी नहीं लगाते हैं। दंगों में आप ही लोग का नाम आता है। दंगों में जो दंगाई पकड़े जाते हैं उसमें एक विशेष वर्ग का नाम आता है खुल करके। पढ़िए इतिहास को जाकर के, पढ़िए आपराधिक घटनाओं वाले जो करते हैं उनके इतिहास को। एक करके उनकी आवाज नहीं आ पाई, इसलिए आप लोग फर्जी बातें करते हैं। मैं कहता हूं कि ये देश संविधान से चलता है और इस देश की एक ही धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम संविधान है। वो संविधान नाजिम खान मानना चाहिए। हाजी नाजिम में एक सवाल, नाजिम खान जी एक सवाल है आपसे। आपने कहा कि देश संविधान से चलता है, तो जिस राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई, संविधान के दायरे में रहकर उसकी शिकायत पुलिस थाने में की जा सकती थी, उस पर एफआईआर की जा सकती थी, उसको कोर्ट में घसीटा जा सकता था, उसको गिरफ्तार करवाया जा सकता था, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का केस चलाया जा सकता था, कानून में सुनवाई होने के बाद, कोर्ट में तकरीरें होने के बाद उसको प्रॉपर सजा दी जाती। हाँ विवेक भाई, देखिए जिस तरीके से बहराइच की घटना घटी, हम लोगों को बड़ा दुख है। पीस पार्टी कठोर शब्दों में निंदा करती है ऐसी घटना की, और देखिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करती है कि ऐसे पुनरावृत्ति कभी भी किसी भी राज्य में ना हो, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। और हम ये कहते हैं हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, लेकिन ऐसी घटना घटी क्यों, ये सोचने का विषय है। एक धार्मिक झंडा हटाकर वहां भगवा झंडा लहराकर क्या नारे लगाए जाते हैं मस्जिदों के आगे। तो और दूसरी बात एक और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको हरे झंडे से इतनी दिक्कत थी, हटा दिया तो आप तिरंगा लगा देते भाई, वहां भगवा झंडा लहराने की क्या बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये देश संविधान से तो आपने हरा क्यों लगाया था वहां पे? संविधान में कहीं ऐसा थोड़ी आप भी तिरंगा लगा के रखते हैं, हरा क्यों लगा रहे हैं? संविधान में कोई थोड़ी कहीं लिखा हुआ है कि भगवा झंडा पहनाने पर गोली मारने का प्रावधान है। भाई अगर देश संविधान से चलेगा तो पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत हो सकती थी, केस चलाया जा सकता था, गिरफ्तारी करवाई जा सकती थी। हाँ विवेक भाई, मैं ये कहता हूँ ये घटना जो घटी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वही बात कह रहा हूँ। और मेरा दूसरा सवाल जो था, मुमताज रिजवी कुछ कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं सूर्य मैथिल आपके पास आ रहा हूँ। तब वो लोग कहाँ जाते हैं? मुमताज रिजवी कुछ कहना। विवेक जी, सौरभ दुबे ने अभी जो बात कही कि पुलिस वहां पे मौजूद थी, मैं भी मान रहा हूं पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस को इतना ये लोग डरा देते हैं और पुलिस को भी लगता है कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी तो सस्पेंड ना हो जाए, नौकरी से न निकाल दिए जाए, तो इसलिए बेचारी वो मौजूद रहती है, चुपचाप कोने में खड़ी हो जाती है। वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ पुलिस है तो ये लोग डरा देते हैं। क्यों नहीं कर रही? जो डरा देता है वो अपनी हत्या भी करवा लेता है। डरे हुए आदमी की हत्या, डराने वाले आदमी की हत्या होती है, ऐसा कहीं सुना है क्या? पुलिस रोक देती, लेकिन मारे डर के मुझे लग रहा है कि वो नहीं रोकी गई। दूसरी चीज जो आप कह रहे हो, मैं भी विवेक जी मानता हूं ये गलती हुई, अभी जांच का विषय है, तमाम चीजें आएंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये बिल्कुल सही कह रहे हो कि सब्र से काम लेना चाहिए था, तहम्मुल से काम लेना चाहिए था, और उस लड़के को पकड़ करके और पुलिस के हवाले करना चाहिए था। मैं भी मान रहा हूं बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि कोई किसी का कत्ल कर दे। मैं ये बात मानता हूं। एक और बुनियादी सवाल है मुमताज रिजवी, कि किसी भी पक्ष हो, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुसलमान पक्ष हो,
इनके जहन में जो लोग ऐसा कर रहे हैं, इनके जहन में ये जहर आ कहां से रहा है? ये कट्टरता कौन बोल रहा है? विवेक जी, इतना अच्छा और सवाल किया है आपने, और मुझे लग रहा है ये सवाल जो है बहुत दूर तक जाएगा, ये जो आपने किया है, और एक जर्नलिस्टिक अप्रोच के तहत ये सवाल आपने किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पूरा जो पोलराइजेशन की राजनीति शुरू की गई है, ये उसके तहत एक जहर घोलने का काम किया जा रहा है। बीजेपी को लग रहा है कि हम ये नफरत फैला करके 80% हिंदू को पोलराइज कर लेंगे। और एक बार अमित शाह जी ने कहा था, जब वो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, कि हम अगर 51% वोट अपने साथ ले आए तो हम इस देश में 50 साल तक हुकूमत करेंगे, और विपक्ष गलत उनके बयान को इससे कोट मत करिए। 49% में अपना हिस्सा बांट करती रहेगी। और तौकीर रजा का बयान अभी 10 दिन पहले था, उसको कोट क्यों नहीं किया मुमताज भाई? बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर लगता है। तौकीर रजा जैसे मौलाना का बयान कोट नहीं करते हैं, देश के गृह मंत्री का बयान कोट करिए। क्या कर रहे हैं आप इसको? देश के गृह मंत्री ने कहा था ये कि किसी आदमी को पीटिए, ये देश के गृह मंत्री ने कहा था कि आपका मौलाना ने कहा था, मौलाना ने कहा था। आप क्या एक मौलाना जो घूम रहा है सरेआम, जिसके खिलाफ आप लोग फतवा नहीं निकालते, जिसके खिलाफ एक शब्द मुंह में नहीं निकलता, दही जम जाता है मुंह में, उसने कहा था ये बात को। उसने कहा था एक आदमी को इतनी बार मारो कि वो मर जाए। उसके बाद ये घटना हुई है, उसके बाद ये अंजाम देखने को मिला। आप गृह मंत्री तक पहुंच गए, बगल में नहीं पहुंच पाए। विवेक जी, मैं जो आपने सवाल किया है, और मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी समझ के तहत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं वही 100% सही है, लेकिन मैं अपनी समझ के तहत आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। और हर शख्स को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिर ये नफरत क्यों फैल रही, और ये नफरत सूर्य मैथिल जी के पास जा रहा हूं, सियासत की वजह से फैल रही है, ताकि उनकी रोटी सेकी जाए। आज देखिए ना कैसा सीनत था। ये अपीजमेंट तो सर रिजवी साहब, अपीजमेंट का आलम तो इस देश ने 47 में देखा, जब एक पूरा का पूरा मुल्क उठा के दे दिया गया। अपीजमेंट तो 47 से अभी तक हो रहा है। अपीजमेंट कोई नई चीज थोड़ी है। वक्फ बोर्ड हुआ ना, नुकसान देश का हुआ। वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड, अपीजमेंट, ये सच्चर कमेटी अपीजमेंट है, क्या है सब? हम हमारा देखिए ऐसा है, मैं वही कह रहा हूं, देश जब हम हमारा कह रहे तो हम हिंदुस्तानी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। आप ये तो समझ लेते हैं जब मैं हमारा कह रहा हूं तो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं अपीजमेंट तो तभी से चला रहा है ना। अपीजमेंट खत्म कहाँ हुआ इस देश में? विवेक जी, एक चीज, एक तबका उस तरफ का एक तबका उस तरफ का अपीजमेंट करेगा, एक तबका इस तरफ का अपीजमेंट करेगा। यही तो इस देश में सियासत में होता है, और क्या? विवेक जी, मैं दो तीन चीजें क्लियर कर दूं। हाँ, जब सूर्य मैथिल जैसे लोग पाकिस्तान का हवाला देते हैं, बांग्लादेश का हवाला देते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान मिट गया। कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है पाकिस्तान, इनको ये शायद पता नहीं है। बांग्लादेश में अभी आपने देखा किस तरीके से एक सेकंड सूर्य मैथिल जी, एक सेकंड सूर्य मैथिल जी को पहले इसका सम्मान कीजिए। ये नहीं, किसी नहीं पर्सनल कमेंट नहीं। सूर्य मैथिल जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट, किसी भी पैनलिस्ट पर पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज, नहीं पर्सनल कमेंट नहीं। कोई आपके ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा है, तो आप भी प्लीज उस चीज में हिस्सेदार मत बनिए। आप भी पर्सनल कमेंट मत कीजिए प्लीज। आई रिक्वेस्ट पर्सनल कमेंट से बचिए प्लीज। सूर्य मैथिल जी टॉपिक पे आइए, आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ आ रहा हूं आपके पास, ठीक है। एक पाकिस्तान में जमहूरियत, डेमोक्रेसी नाम की चीज कोई नहीं है। वहां कब प्रधानमंत्री को जेल में डाल के फांसी दे दी जाए, कब वहां पे जनरल कर्नल आकर के सरकार में बन जाए, बैठ जाए, तो और वहां भुखमरी और इतनी है कि कटोरा लेकर के लोग जो भीख मांग रहे हैं, अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। बांग्लादेश की हालत आप देख ही रहे हो, लेकिन भारत ठीक है। अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात पर नहीं, लेकिन एक बात तो ये भी सच है ना मुमताज आलम रिजवी, कि मुसलमानों का मुल्क होने के बावजूद, एक मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद जो दलीलें दी जाती है कि तो उसे तो फ्लरिश करना चाहिए था, बहुत खुशनुमा माहौल होना चाहिए था। मुल्क डूब गया ना, यही तो मैं भी कह रहा हूं। सूर्य मैथिल कुछ कहना चाह रहे हैं? तो सूर्य मैथिल जी तो पाकिस्तानी बनाना चाहते हैं। रिजवी ने बहुत सारे उदाहरण दिए, मैं 4 उदाहरण यहाँ रखना चाहता हूँ और आशा करता हूँ रहने दो। देखिए भाई, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सूर्य मैथिल जी इसका जवाब देंगे। सूर्य मैथिल जी, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जी।
देखिए माहौल अभी खराब हो रहा है जब इस देश के अंदर हर जगह देश के अंदर संविधान का राज है। मैं आपको समाजवादी पार्टी की सरकार में ले चलता हूं। उस समय में डीवाईएसपी शैलेंद्र सिंह उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? इसीलिए तो दिया, एक माफिया मुख्तार अंसारी से उसने एलएमजी रिकवर की थी। उसके बाद वो मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी का दामाद था। मुख्यमंत्री ने कहा ये केस हटाओ, लेकिन वो हटाया नहीं गया, उसको प्रताड़ित किया गया। तो जी सूर्य मैथिल जी आपके पास लौटूंगा, जवाब कंटिन्यू रखिएगा। तस्वीरें, लेटेस्ट तस्वीरें आ रही हैं, दर्शकों को दिखा दे। बहराइच से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर। बड़ी खबर यह है कि एनकाउंटर के बाद का वीडियो आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। सरफराज और तालीम नाम के 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया गया था, उनके पैर में गोली मारी गई थी। पुलिस की दलील यह है कि ये भागने की फिराक में थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें धर दबोचा गया एनकाउंटर के जरिए। नेपाल जाना चाहते थे, पुलिस ने जब आवाज लगाई, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो पुलिस का दावा है कि फायरिंग हुई उस तरफ से, आरोपियों की तरफ से, और उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, पैर में गोली लगी और अब जिला अस्पताल में इन दोनों आरोपियों को भर्ती कराया गया। सूर्य मैथिल जी आपका जवाब। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो मैंने आपको शैलेंद्र सिंह का उदाहरण दिया, दूसरा अभी ले लीजिए मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था 2014 से पहले 13 के अंदर। क्या गलती थी भाई? गौरव और सौरभ ने वहां जाकर अपनी बहन को छेड़ने की कंप्लेंट ही तो की थी, पाटों में पीच के मार दिया था। अरे मुजफ्फरनगर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ और नरसंहार करने वालों को अखिलेश यादव की सरकार ने वहां बुलाकर लखनऊ में गले में माला डाल दी। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, ये कह रहे थे दुकानें जलाने की बात, अरे दुकानें भी मुसलमानों ने जलाई हैं। मैं आपको बोल रहा हूं इसी बहराइच के अंदर लोगों ने अपनी आइडेंटिटी बदल कर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये दुकानें जलाई। अगर हिंदू इतना ही हिंसक होता विवेक जी, तो आप मुझे बताइए क्या ये 22% हो पाते 10% से? आज पाकिस्तान, ठीक है नाजिम खान, भारत का अल्पसंख्यक आज अल्पसंख्यक कहां है? आप बताइए। 1% है पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश में 7% है। ये किस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, दंगा करते हैं, मंदिर तोड़ते हैं। अरे हिंदू यदि हिंसक होता तो ना तो हाजी नाजिम यहाँ बैठा होता, ना ये मुमताज आलम रिजवी यहाँ होते। ये लोग ठीक है सूर्य मैथिल जी और आटा नाजिम खान जवाब दे रहे। नाजिम खान, हाँ देखिए भाई, मैं सबसे पहले हमेशा संविधान की बात करता हूँ, और देखिए संविधान के तहत ही हम लोगों को संविधान में वंदे मातरम लिखा है, कौन सी वंदे मातरम बोल के बताओ। संविधान में राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, बोलने की हिम्मत है, बोलो वंदे मातरम। बहुत संविधान चिल्लाते हो। सजदा करता हूँ क्या कारण है कि हम लोगों के लिए? ठीक है सूर्य मैथिल जी, एक एक करके ठीक है, आ रहा हूँ सूर्य मैथिल जी, आ रहा हूँ। हाँ विवेक भाई, मैं सबसे पहले ही ना बता दूं कि ये जो वंदे मातरम की बात करते हैं, 5 वक्त इस सरजमी को हम चूमते हैं। अरे तुम छोड़ो, करते हैं इस सरजमी को। और दूसरी बात ये है की करना छोड़ो, तुम क्या चूमते हो हमें पता इस मुल्क को। नहीं नाजिम खान, अरे नफरत मत फैलाइए भाई, अरे भाई नफरत मत फैलाइए आप लोग। जी नाजिम खान, वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा था कि जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, माहौल वहीं क्यों गर्म रहता है? जी मुझे लगता है नाजिम खान से दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, उनकी आवाज ठीक से आ नहीं पा रही है। सौरभ दुबे, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल अपीजमेंट है? देखिए पॉलिटिकल अपीजमेंट तो है ही है निश्चित रूप से, और मुसलमानों को लेकर के पॉलिटिकल अपीजमेंट जो है वो शुरू से रहा है। और देखिए हमेशा से तुष्टीकरण ही करना चाहिए राजनीतिक पार्टियां, सशक्तिकरण तो कभी हुआ ही नहीं। एम्पावरमेंट की बात कभी मुसलमानों के लिए जो है वो जो पिछली पार्टियां रही उन्होंने कभी की ही नहीं। हमेशा से अपीजमेंट की बात की, चाहे वो नेहरू जी के रहे हो तब से लेकर के आज तक जो है वो अपीजमेंट रहा। लेकिन प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई या योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, वो बार बार कहते हैं कि भैया सारी योजनाओं का लाभ उठाइए, मदरसों का कंप्यूटरीकृत किया जाए, उसको नवीनीकरण किया जाए, मुसलमानों को इस देश में जो है आगे बढ़कर के आना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में। अगर कहीं ना कहीं देखिए आप हमारे धर्म में शिक्षा का अभाव है,
तो उसको आपको दूर करना आपका प्रयास है। क्योंकि देखिए बार बार ये जो कमी निकाली जाती है ना, जब आप कभी भी किसी से पूछेंगे, अपने ही स्कॉलर लोगों को बैठाएंगे तो वो बार बार कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर शिक्षा की कमी रही है। और ये बदमाश, ये जो चीजें करने वाले लोग हैं, ज्यादातर कट्टरता कहां से पनप रही है? अपीजमेंट और कट्टरता एक साथ कैसे? अपीजमेंट और कट्टरता इसलिए एक साथ है क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियों की रोटियां इससे चलती है। जिस प्रकार से जब समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र, सुन तो लीजिए, जांच का विषय है भाई, जांच का विषय। और जब जांच होगी तो उससे जांच से पता चलेगा आखिर दोषी कौन है। तो विवेक भाई मैं ये कहता हूं, कहां जा रहे थे? नाना के घर घूमने जा रहे थे क्या ये दोनों अपराधी? ये नाना के घर घूमने जा रहे थे, ठीक है, सौरभ से भाग के नेपाल। उसमें आरोप सिद्ध हो जाएगा तो दोषी हो जाएंगे। जांच का विषय है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, हम हमेशा शांति चाहते हैं, मुल्क के अंदर हमेशा शांति रहे। हम अहिंसावादी है, पीस पार्टी। तो बहराइच में जो हुई घटना उसके कठोर शब्दों में निंदा करती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया नासिम खान हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मेहमानों का भी धन्यवाद। सौरभ दुबे जी आपका भी धन्यवाद इस डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया है, दोनों जख्मी हैं, जिला अस्पताल में पहुंचा दिए गए हैं। और उससे भी एक और खबर जुड़ी हुई यह है कि 5 की अरेस्टिंग रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में अभी तक हो चुकी है। इस खबर पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं।